हाँ जी, आगे चलिए आगे है तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसका हम 5 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उपसंयोजक यौगिक। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। वन शॉट वीडियो है, एक वीडियो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज आपको तो पता ही है कि मेरे तरीका यही है पढ़ाने का या सिखाने का, कि मैं चाहता हूं ना कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, बल्कि वो समझ कर याद करे, क्योंकि समझे रहेंगे ना तो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो इसी फोकस के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अदरवाइज मैं ऐसा ही चाहूंगा कि आज भी हो और आने वाले समय में भी हमेशा मैं ऐसा ही सोचूं। ठीक है ना, रटवाना नहीं है भैया, समझ कर याद करना है। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन आता है। हाँ, एक और स्पेशल बात यहाँ पे है, ये तो चैप्टर 5 है। इससे पहले के 4 चैप्टर का वन शॉट वीडियो हमने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री वन शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जी अब आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपसंयोजक संख्या को परिभाषित कीजिए। यह आपसे कह देता है समन्वय संख्या किसे कहते हैं। यदि ये दोनों में से कोई भी कह दे, आपको याद रखना है उपसंयोजक संख्या को ही हम समन्वय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब आपको ये पता हो जानी चाहिए। उपसंयोजक संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाते हैं कि परिभाषा क्या होता है। कह रहा है किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो उसमें उपस्थित जो लिगेंड है ना, वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं तो उनकी जो संख्या है उसी संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है भैया, समझ में आएंगे। ठीक है ना, चलिए समझाते हैं हम आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम एक उपसंयोजक संख्या यौगिक ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा K4 FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। यह हमने क्या ले लिए, एक हमने उपसंयोजक यौगिक ले लिया है। ठीक है ना, जहां पर क्या है K4 FeCN का होल 6 है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा बेसिक बात बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो Fe दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो Cn दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो Fe है ना, Fe को हम याद रखेंगे क्या कहते हैं, Fe को, इस Fe को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है जी, ये Cn को हम कहते हैं लिगेंड। तो यहाँ पे यही बात बताया गया है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है। यदि हम इसकी संरचना बनाकर थोड़ा सा समझाएं तो इसकी संरचना ऐसे कुछ हो जाएगी, जैसे ये केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, तो ये मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है ना, और ये Cn है तो ये 6 साइनाइड है, तो इसको हम Cn को यहाँ पे दर्शाते हैं, एक Cn, फिर से दूसरा Cn, फिर से तीसरा Cn, फिर से चौथा Cn, फिर से 5वां Cn और एक ये 6ठा Cn। ये 6 आपका Cn हो गया और ये 6 उपसंयोजक यहाँ पे बंध बना रहे हैं इस प्रकार। और ये इस तरीके से कोष्टक में बंद रहता है और ये जो K4 है ये साइड में यहाँ पे हमने इस तरीके से दर्शा दिया। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये अगर मैं पूछूं बीच वाला क्या है, तो बीच वाला ही है केंद्रीय धातु परमाणु, ये सभी लिगेंड है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित कोई भी, ये एक उपसंयोजक यौगिक ही है, तो किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु, मतलब जो लिगेंड है, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड
केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध बनाते हैं, जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं, ये बताइए जो लिगेंड है, यही ना सब CN लिगेंड है, तो जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। याद रखेंगे ये जो बंध बन रहा है ना, ये जो बंध आपको दिखाई दे रहा है इसे हम उपसंयोजक बंध कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे उपसंयोजक बंध कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो इसका मतलब K4FeCN में केंद्रीय धातु परमाणु की जो समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या भी 6 होगा। तो चलिए परिभाषा अगर मैं पूछूं क्या कहेंगे तो सुन लीजिए। आप कहेंगे कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड, उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही उपसंयोजक संख्या कहते हैं। अब वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए ये आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़े जी, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले ले लीजिए। ठीक है जी, ले लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक दो बात आप याद रख लें अभी भी कि यहाँ पे जो Fe है ये इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ये CN है इसे हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ये दो बात आप विशेषकर याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता हमें आगे भी पढ़ने वाली है। चलिए जी, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है लिगेंड। यहाँ पे कह रहा है लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या होते हैं लिगेंड, समझते हैं जी। अब समझिए लिगेंड क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊं तो अभी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ था। क्या लिया था जी? K4FeCN का होल 6। अभी हमने आपको पूछा है कि लिगेंड किसे कहते हैं, तो ये तो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है हमारा, इसी को ना हमने लिगेंड कहा था जी। तो यदि हमें आता है कि इसका परिभाषा कैसे करेंगे तो क्या कहेंगे जी। देखिए कह रहा है उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु कहे या आयन कहे, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े हुए वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा समझाऊं, इसका अगर मैं फिगर बनाकर आपको दिखाऊं तो ऐसे ही ना हमने फिगर बनाया था कि यहाँ पे Fe था और ये 6 मात्रा में ये क्या जुड़े हुए थे, CN इस तरीके से जुड़े हुए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6, ये 6 CN इस तरीके से जुड़ गए थे और यहाँ पे K4 था, ठीक है। इतना ही था ना, ऐसे ही था। अब यहाँ पे ये कहा जाता है यही है लिगेंड हमारा, और ये उपसंयोजक क्या है, सॉरी ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये सभी लिगेंड है। तो ये उपसंयोजक ये बंध बनाते हैं। तो ये उपसंयोजक बंध का मतलब जानते हैं क्या होता है कि ये जो लिगेंड है ना, ये जो परमाणु है ये सभी क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, इस Fe को केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। समझ रहे हैं, इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित किसी उपसंयोजक यौगिक के जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये बताइए ये उपसंयोजक बंध ही तो है ना, ये उपसंयोजक बंध है और इसी बंध के द्वारा ना, उपसंयोजक बंध है ये, और इसी बंध के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको Fe को दे रहे हैं ये वाले परमाणु, ये सभी। तो हम यही ना कह रहे हैं जी कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित
केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं। मतलब लिगेंड का मतलब है कि वे परमाणु जो अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उपसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, तो ऐसे परमाणुओं को ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा है कि आपको समझ कर ही याद कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक बार और मैं पढ़ के यहाँ पे सुना दूं। कह रहा है कि उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। तो ये हुआ आपका जी परिभाषा। मैं आशा करता हूँ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ना है, ठीक है जी, ले लिए होंगे ना। चलिए अब तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है वो है एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे ना। जैसे इन्वर्टर जो था हमारा ऑन नहीं था, अगर लाइट कटता ना, ठीक है, तो लाइट जाता तो पूरी तरीके से सब बंद हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑन कर दिया अब हमने, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क क्यों लेना जी, ठीक है, मैं भूल गया था। चलिए एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड को उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना है। चलिए जी, लिगेंड अभी हमने जाना ना, अब हम देख लेते हैं एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, एक दंतुक मतलब एक दाता परमाणु जिसमें होगा, ठीक है ना। ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होगा, मतलब एक ही परमाणु द्वारा अपना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होगा, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि H2O हो जाएगा, जैसे कि Cl जो क्लोरीन हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, एक दंतुक लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। Cl माइनस होता है आयोडीन, साइनाइड हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक दंतुक लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। इस सभी को आपको याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको NH3 जो अमोनिया है, ठीक है ना, हाँ इतना आप लिख लेंगे। ये सभी क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है ना। ये H2O है, ये Cl है, साइनाइड है, जो हाइड्रोक्साइड है, आयोडीन है, अमोनिया है, HTC, ये सभी क्या है, ये सभी लिगेंड ही है, बट ऐसे लिगेंड है जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला आता है द्विदंतुक लिगेंड। केवल आपको क्या करना है, परिभाषा लिखने के बाद ये एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद द्विदंतुक लिगेंड, तो ऐसा लिगेंड जिसमें केवल दो दाता परमाणु होता है उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सिंपल सा है, हम एग्जाम्पल इसमें हम आपको दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आप याद रख लेंगे, अब वहां पे आता है तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे है NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा ये बताइए इसमें कौन है जो दाता परमाणु है, कौन है जो इसमें दाता परमाणु है। तो जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का एक ये दाता परमाणु होता है, एक यहाँ पे दाता परमाणु। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लिगेंड ही है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, एक देखिए यहाँ पे है नाइट्रोजन, एक फिर से यहाँ पे भी नाइट्रोजन, तो दो दाता परमाणु इसमें उपस्थित हैं। तो ऐसे लिगेंड जिसमें केवल दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना।
इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन इथाइलिन डाइएमीन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए। अब आता है बहुदंतुक लिगेंड। तो बहुदंतुक लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। या तो दाता परमाणुओं की संख्या 3 हो या 3 से भी अधिक हो, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, मतलब बहुदंतुक लिगेंड हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको सिंपल सा है याद रखना है, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो NH2 CH2 CH2 NH2, फिर से CH2, फिर से CH2 सिंगल बॉन्ड NH, फिर से CH2 CH2 और फिर से NH2। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये NH2 है, फिर NH2 के बाद फिर से CH2 CH2, फिर से NH2 आया है, फिर से CH2 CH2, फिर से NH आया है, फिर से CH2 CH2 और फिर से NH आया है। तो यहाँ पे 3 दाता परमाणु उपस्थित हैं। एक तो यहाँ पे है ये नाइट्रोजन, एक तो नाइट्रोजन यहाँ पे तो इस वाले पे है, और एक आपका जो अंतिम वाला है ना, ये एक नाइट्रोजन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है ना। तो इस वाले लिगेंड में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें उपस्थित हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें 4 यहाँ पे भी है ना, तो इसको भी, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें उपस्थित होते हैं। अच्छा 3 दूना 6 6 2 2 4 2 2 4 2 6 7 कैसे हो गया भैया, यहाँ पे तब नहीं रहेगा एक, सॉरी यहाँ पे NH2 ही रहेगा तब, ठीक है ना, अंतिम वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दंतुक, 1 2 3 4, ये 4 दंतुक लिगेंड है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म हैं जो क्या करते हैं, मतलब दाता परमाणु है जो केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो ये लिगेंडों की जो संख्या यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है। तो इसी मतलब लिगेंड तो एक ही है, मतलब इसमें 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होंगे। तो देख रहे हैं ना, इसमें 3 से अधिक दाता परमाणु है, 1 2 3, अगर ये इतना भी अगर हम लिखते हैं ना, फिर भी आपका ये क्या होता है, बहुदंतुक लिगेंड ही होता है। या ये भी हमने यहाँ तक थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर लिख दिया है, तब भी ये आपका हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो लिगेंड है ये क्या है, बहुदंतुक लिगेंड है। तो कहा गया है ऐसा लिगेंड जिसमें 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा है, आप इसको लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो कि आपको सबसे ज्यादा 5 नंबर में ये पूछा जाने वाला आप टॉपिक हम बता रहे हैं। ये 5 मार्क्स में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। कह रहा है कि उपसंयोजक यौगिक के वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। मतलब वर्नर सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई, उन टोटल बातों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए जी, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके इसको समझाता हूँ। देखिए समझेंगे अब देखिए वर्नर सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे वर्नर सिद्धांत हेडिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वर्नर के सिद्धांत के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता दिखाती है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना, कोई भी उपसंयोजक यौगिक है जैसे K4FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, ये क्या है, एक उपसंयोजक यौगिक है। ये क्या है, उपसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना, उपसंयोजक यौगिक है। तो किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित जो क्या होते हैं, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है Fe है, तो केंद्रीय धातु जो परमाणु है, ये जो केंद्रीय धातु
परमाणु है ये कितने प्रकार की, ये 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है। कितनी? 2 प्रकार की संयोजकता को दिखाता है, ठीक है ना। अब वो क्या होता है इस पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात, बर्नर के सिद्धांत में हमें ये बात बताया गया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है तो किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है। अब वो कौन है? तो एक है प्राथमिक संयोजकता, एक है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। तो वही बात कहा गया है, बर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। अब पहली बात तो अब हम जानेंगे प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, फिर हम जानेंगे द्वितीयक संयोजकता के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए जी, अच्छा आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे टाइपिंग करके बताया जा रहा है। चलिए जी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता को। अब प्राथमिक संयोजकता क्या होती है समझिएगा। इसमें लिखा गया इनमें निम्न बातें बताई गई। प्राथमिक संयोजकता के बारे में जो बर्नर है उन्होंने निम्न बातें हमें बताए हैं। अब क्या क्या बातें बताई हैं? तो सबसे पहले यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। मतलब कौन? जो प्राथमिक संयोजकता होता है वो ऋणायनों द्वारा ही क्या होता है? संतुष्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको जानते हैं, इसको सबसे बेटर तरीके से कैसे समझेंगे? ठीक है, इसको सबसे बेटर तरीके से ये आप एक एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे। इस एग्जाम्पल को आपने याद रख लिया तो इसी पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे है CONH3 का होल 6 Cl3, तो ये आपका हो जाएगा जी। तो इसको अगर आपने याद रख लिया तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा CO जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है? ये लिगेंड है जिसकी संख्या 6 है, और यहाँ पे Cl- है। तो ये क्या है? एक उपसंयोजक यौगिक है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये CONH3 का होल 6 है, Cl है। अगर मैं इसकी संरचना बनाकर आपको दिखाऊं तो समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात, ये CO है। ये CO क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये CO क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। पहले आप इसको समझिए, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इसी के ना चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं। तो लिगेंडों की हम इधर दिखा दे रहे हैं इस प्रकार। और लिगेंड कौन है जी? ये NH3 लिगेंड है। तो यहाँ पे NH3 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा ये NH3 है, चौथा NH3, पांचवा NH3। ये NH3 क्या है? अमोनिया ही तो है, ये है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये 6 NH3 मतलब ये लिगेंड है और ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। और ये क्या करते हैं? ये उपसंयोजक बंध है ना, तो ये लिगेंड क्या करते हैं जी? ये लिगेंड जो है ना, ये सभी लिगेंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस उपसंयोजक क्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ये आपका फिगर होता है, बनता है, ठीक है। अब ये जो Cl है ना, ये Cl भी हम ऐसे ही यहाँ पे ये होता है, इस तरीके से डॉटेड रेखा द्वारा मैं दर्शा दे रहा हूं। यहाँ पे एक Cl हो जाएगा, एक यहाँ पे Cl हो जाएगा, सॉरी, एक आपको यहाँ पे हम Cl दिखा दे रहे हैं, Cl-। तो यहाँ पे 3 Cl है, 3 हमने Cl दिखा दिया, 6 अमोनिया है तो 6 हमने अमोनिया भी दिखा दिया, CO है ये हमने दिखा दिया। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो Cl होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे ये कहा गया सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता में कि इसमें निम्न बातें बताई गई हैं। पहली बात क्या है? यह ऋणायनों द्वारा क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। मतलब प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जो क्लोरीन है वो ऋणायन है कि नहीं? तो ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होते हैं। अगला कह रहा है यह विलयनों में आयनित हो जाती हैं, अर्थात आयनन योग हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि यदि हम इसको, ये टोटल उपसंयोजक यौगिक है, इसको अगर हम घोलेंगे पानी में, तो पानी में घोलेंगे ना तो ये आयनित हो जाएंगे। कौन? ये जो Cl आपको दिखाई दे रहा है ये
जल में घुल जाएगी, ठीक है ना। क्यों घुल जाएगी? क्योंकि इसका जो बंध है ना, ये बहुत ही कमजोर बंध के साथ जुड़ा होता है। ये जो Cl है, ये वाले आपस में नहीं टूटेंगे, ये जो इतना ये कोष्टक में रखा गया है ये नहीं टूटेंगे, परंतु ये Cl टूटकर ये क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं और यह विलयनों में आयनित हो जाते हैं। आयनित मतलब आयनन युग होते हैं, आयनन हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब जल में घुल जाएंगे, यही बात है। तीसरा बात यहाँ पे क्या गया? इसे बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक जो संयोजकता है इसे हम बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देख रहे थे ना, बिंदुदार हमने यहाँ पे रेखा बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो इसे हम बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यही है बिंदुदार रेखा, ही है क्या है? प्राथमिक संयोजकता, ठीक है ना। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ठीक है ना। तो यही जो बिंदुदार रेखा है ना, यही प्राथमिक संयोजकता है, इसी की बात हो रही है। पहले कहा गया ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होते हैं, देखिए इस पर ऋणायन है। दूसरा कहा गया विलयनों में आयनित हो जाती है, घोलेंगे जल में ना तो ये इसका बंध है, कमजोर है, इसलिए ये आयनित हो जाएंगे। तीसरा कहा गया इसे बिंदुदार रेखा द्वारा दर्शाते हैं, देख सकते हैं रेखा द्वारा दर्शाया गया है। प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आयन होगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयनों होते हैं, आयनों को बड़े कोष्टक से बाहर रखते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता द्वारा जो जुड़े आयन है, देखिए इसको बाहर रखा गया है, नहीं बड़े कोष्टक से बाहर रखा गया है। तो वही कहा जा रहा है कि प्राथमिक संयोजकता द्वारा, प्राथमिक यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता द्वारा यही नहीं जुड़ रहे हैं जैसे Cl, तो प्राथमिक संयोजकता द्वारा जो जुड़े जो क्या है परमाणु होते हैं उसे बड़े कोष्टक से बाहर रखा जाता है। तो वही कहा गया प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े जो आयन होते हैं या परमाणु होते हैं उसे बड़े कोष्टक से बाहर रखा जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अगला इसमें पॉइंट जो आता है कि प्राथमिक संयोजकता की प्राकृतिक अदिशात्मक होती है। अदिशात्मक का मतलब सिंपल सा यही है ना कि ये जो प्राथमिक संयोजकता जो Cl है, इससे इस उपसंयोजक यौगिक की संरचना का निर्धारण नहीं होता है कि संरचना कैसी होगी, मतलब ये हो या ना हो, संरचना जैसी बननी है वैसे ही बनेगा, ठीक है ना, ये बातें हैं जी। तो वही कहा जाता है कि प्राथमिक संयोजकता के मतलब क्या होती है, प्राथमिक जो संयोजकता है उसकी प्रकृति अदिशात्मक है, मतलब रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो वही कहा गया प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति होती है अदिशात्मक होती है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसके द्वारा उपसंयोजक यौगिकों की संरचना का निर्धारण नहीं होता है। यदि ये Cl ना भी होता तब भी तो ऐसा ही संरचना बनता, और Cl है भी तब भी ऐसे ही संरचना बन रहा है। तो वही बात है जी। हाँ, एक और बात स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर ये जो Cl है क्यों आपने इधर ही दर्शाया है, इधर नहीं दर्शा सकते हैं? तो बिल्कुल जी, आप इधर भी चाहें तो दर्शा सकते हैं, किधर भी 3 आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है ना, ये बात हो गई जी। प्राथमिक संयोजकता आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर हम आते हैं द्वितीयक अपनी संयोजकता पर, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा आता है दूसरा जो है द्वितीयक संयोजकता, इसको भी हम समझ लेते हैं। द्वितीयक संयोजकता क्या है? तो यह देखिए, अब इसको भी सबसे पहली बात कह रहा है कि यह ऋणायन, मतलब ऋणायन, ठीक है, धनायन और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं। मतलब द्वितीयक जो संयोजकता है ये ऋणायन, धनायन और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, जो द्वितीयक संयोजकता है ना, ये ऋणायन भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, और जो अणु है वो भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। ऋणायन, धनायन और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होते हैं, ठीक है ना। इसका ये नहीं है जो प्राथमिक संयोजकता है वो केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होंगे, पर द्वितीयक संयोजकता ऋणायनों द्वारा भी, धनायनों द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, जिसे हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यही फिगर आपको वहाँ पे बनाना है। देखिए ये NH3 है, तो यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या है वो निश्चित है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अमोनिया जो है 6 मात्रा में है, तो यहाँ पे जो बंध बन रहे हैं यही तो है द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है,
ठीक है, जिसे हम सतत रेखा द्वारा, लगातार जो रेखा है उसके द्वारा दर्शाए हैं। और बिंदुदार रेखा को प्राथमिक संयोजकता है। तो पहली बात ये जो है ना, यहाँ पे द्वितीयक जो संयोजकता है वो ऋणायन भी हो सकते हैं, धनायन भी, उदासीन अणु भी हो सकते हैं। अगला, द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है जिसे हम उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम उप सहसंयोजक संख्या ही तो कहते हैं। मान लेते हैं ये जो उप सहसंयोजक बंध ये बना रहे हैं तो इनकी टोटल संख्या को ही तो उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। तो वही बात है जी। ठीक है ना, अगला कह रहे हैं इसे सतत रेखा द्वारा दर्शाते हैं। देख रहे हैं ना, एक लगातार ये रेखा है, इससे हम दर्शा रहे हैं, उसमें आप देख ही रहे हैं फिगर में। अगला कह रहे हैं द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े जो लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्टक में लिखते हैं। मतलब द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े जो लिगेंड है और केंद्रीय धातु परमाणु है उसे हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिगेंड है, सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, इसको बड़े हमने कोष्टक में लिखा है कि नहीं, बड़े कोष्टक में लिखा है। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक संयोजकता, और ये जो बड़े कोष्टक से बाहर लिखा गया है ये प्राथमिक संयोजकता है। वही बात है जी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा आता है इसके संतुष्टि से यौगिक का उप सहसंयोजक परिसर का निर्माण होता है। ठीक है ना, मतलब जो इसकी संतुष्टि से जो यौगिक होता है, इसकी संतुष्टि से जो यौगिक का उप सहसंयोजक परिसर होता है उसका निर्माण होता है। अरे भैया याद रखेंगे, ये जो बड़ा कोष्टक है ना, ये जो बंद हो रहा है इसी को हम उप सहसंयोजक परिसर भी कहते हैं। ये जो बड़ा कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है इसी को उप सहसंयोजक परिसर कहते हैं। तो इसी के कारण, द्वितीयक संयोजकता के कारण ही तो ये उप सहसंयोजक परिसर बन रहा है, एक बड़ा कोष्टक बन रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इसकी संतुष्टि से यौगिकों का उप सहसंयोजक परिसर का निर्माण होता है। अगला कह रहा है द्वितीयक संयोजकता विलयनों में आयनित नहीं होती हैं। मतलब द्वितीयक जो संयोजकता है इसको अगर हम घोल देंगे, ठीक है ना, ये द्वितीयक जो संयोजकता आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम जल में घोलेंगे ना तो आयनित नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, अलग नहीं होंगे। ठीक है ना, यही बात है जी। तो यही बात आपका बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ में आपको आनी चाहिए, आ भी गई होगी। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जी, बहुत अच्छा। अगला हमारा नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये देखिए संक्षेप में व्याख्या करने को कहा है, बट 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखिए ऐसे ही 5 ही नंबर में ये पूछता है। ठीक है ना, जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप याद समझिएगा। तो जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसको 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, एक है पॉलिंग और दूसरा एक है स्लेटर। ठीक है ना, तो पॉलिंग और स्लेटर ने मिलकर ये जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है ये दिए हैं। तो सबसे पहली बात यही लिखा गया है, यह सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। याद रखें, आधा सौ रहेगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। स्लेटर, ठीक है ना, पॉलिंग और स्लेटर 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। ठीक है जी। अब इस सिद्धांत में हमें क्या बातें बताई गई समझिएगा। इस सिद्धांत की सहायता से उप सहसंयोजक यौगिकों का त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। मतलब जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसकी हमें आवश्यकता कब पड़ी, तो इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब कोई भी उप सहसंयोजक यौगिक है, कोई भी उप सहसंयोजक, ठीक है ना, कोई भी उप सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना, उप सहसंयोजक कोई भी यौगिक है, तो इसका जब भी हमें इसका 2 चीजें पता लगानी थी, एक है त्रिविम रसायन और दूसरा क्या है, चुंबकीय गुण। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें पता लगाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी थी किसकी, संयोजकता आबंध सिद्धांत की। मतलब सिंपल वे में ये कहे जाए तो पॉलिंग और स्लेटर को कोई भी उप सहसंयोजक यौगिकों का
त्रिविम रसायन पता करना था, चुंबकीय गुण पता करने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया है और उसी सिद्धांत का नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो यही कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत के सहायता से किसी उप सहसंयोजक यौगिक की त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण को स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। ठीक है ना। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी उप सहसंयोजक यौगिक की त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। एक बार मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं। यह सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। इस सिद्धांत की सहायता से किसी उप सहसंयोजक यौगिक की त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। अब आता है इस सिद्धांत के अनुसार हमें कौन कौन सी बात बताई गई जिससे हम पता लगा सकते हैं त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण को। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई। सबसे पहली बात यहाँ पे बताई गई है कि देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताया गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु हो या आयन हो, ठीक है ना, आयनों के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं जिन्हें हम संकरण से मतलब जिनके संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं या आयन है तो उनकी एक समन्वय संख्या होता है जिसे हम उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो समन्वय संख्या के बराबर ही उनके पास रिक्त कक्षक होते हैं। ठीक है ना। और रिक्त कक्षक होते हैं जिनके संकरण से मिलने से क्या बनते हैं, आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इतनी विशेषकर बातों को आपको सबसे पहले तो याद रखना है। ठीक है ना। ठीक है। अब याद रखेंगे थोड़ा सा ये समन्वय संख्या है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यहां पे याद रखेंगे समन्वय संख्या, ठीक है, और यहां पे हम लिखते हैं संकरण, और यहां पे एक हम लिखते हैं ज्यामिति आकृति। ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें मोस्टली यहाँ पे हमने बताया है। एक है यहाँ पे ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब आप समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं तो यहाँ पे K4FeCN का होल 6 है। तो यहाँ पे जो Fe है यही है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है तो इसकी एक समन्वय संख्या होती है, और इसकी जितनी समन्वय संख्या होगी या उप सहसंयोजक संख्या होगी ठीक उसके बराबर ही उसमें रिक्त कक्षक होते हैं, और उन रिक्त कक्षकों के संकरण से ही आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि किसी के पास समन्वय संख्या 2 है। ठीक है ना। कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है तो उसकी समन्वय संख्या मान लेते हैं 2 है। तो यदि समन्वय संख्या 2 है तो उसका जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। sp कैसे हुआ, तो देखिए हम जानते हैं कि देखिए s है, एक p का कक्षक यहाँ पे है। ठीक है ना। s एक कक्षक होता है ना, s में तो एक ही कक्षा होते हैं और p में 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे तो p का एक ही लिए है ना, तो sp हो गया। तो जो समन्वय संख्या कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या यदि 2 हो तो उसकी जो संकरण है वो क्या हो जाता है, sp हो जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसकी ज्यामिति जो होता है वो रेखीय होगा, ज्यामिति जो आकृति होता है वो रेखीय होता है। सपोज डेट मान लेते हैं किसी की समन्वय संख्या यदि 4 हो, तो यदि किसी की समन्वय संख्या यदि 4 हो तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। देखिए 4 है तो s का तो एक ही कक्षक होता है और p का अधिक से अधिक 3 कक्षक होते हैं। s का अधिक से अधिक 2 कक्षक, p का अधिक से अधिक 3
डी का अधिक से अधिक 5 और एफ का अधिक से अधिक 7 कक्षक होते हैं। ये तो बात आपको पता है ना। तो इसका हमने पी का 3 ले लिया है, एक का एस का, तो एस का एक ही समन्वय संख्या, जो एस का एक ही होता है कक्षक, तो एक एस का लिया है। तो इसका हम समझ गए, किसी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या यदि 4 हो तो उसका जो संकरण है वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये याद रखेंगे। और उसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होता है, ठीक है ना। इस बात को भी आपको याद रखना है। सपोज डेट मान लेते हैं किसी की उप संयोजक संख्या यदि 6 हो जाए, ठीक है ना, किसी के उप संयोजक यदि मान लेते हैं 6 हो जाए, तो उसकी जो समन्वय संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो संकरण हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। याद रखेंगे किसी की समन्वय संख्या यदि 6 है तो उसका जो संकरण हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। D का देखें हमने 2 ही कक्षक लिया है, S का 1 हमने लिया है, कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका तो 1 है तो 2 1 3 हो गया, और P का 3 लिया है तो 6 हो गया ना, तो 6 इसका संकरण हो जाएगा। और इसका जो ज्यामितीय आकृति कैसी हो जाएगी, तो वो अष्टफलकीय हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है तो उसकी समन्वय संख्या के बराबर ही उसमें रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है ना, जिसके मिलने से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। यही बात केवल बताया गया है कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्याओं के बराबर ही उसमें रिक्त रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके मिलने से ही क्या मिलता है, जिसके मिलने से या जिसके संकरण से ही आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। तो मैं आशा करता हूं कि पहली बात आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। चलिए अब इसमें दूसरा हमें क्या पॉइंट्स बताया गया, दूसरा हमें ये बात बताया गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है और इसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा आपको देखिए, इसमें कुछ ये समझाने वाला नहीं है, ये सब इतना सब एक्सप्लेन आपको बुक में भी नहीं किया गया है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना हम बता रहे हैं यहाँ पे। बाबू सही हम कह रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है मुझसे बड़े भी जो हो सकते हैं पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है भैया कि देखिए सिंपल सा आपको ये बताया जा रहा है, बहुत ही छोटी छोटी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना नहीं किया है, ठीक है ना। अब बुक में तो भैया किया ही है, बट आप पढ़ेंगे ना तो बुक वाला मतलब आपको तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, भैया कैसे ये समझाया रहा है, ठीक है ना। बुक में इतना ज़्यादा लेंथी करके दिया जाता है, बताया जाता है कि मज़ा नहीं आएगा भैया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत जो कक्षक होते हैं, ठीक है ना, तो वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, ठीक है ना, जिससे सिग्मा बंध बनता है, ठीक है, और उसे उपसंयोजक बंध कहते हैं। अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, देखिए यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि चलिए मैं इसे समझा दे रहा हूँ, समझिएगा बात को। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं उपसंयोजक यौगिक का K4FeCN का होल 6। ये हमने एक उपसंयोजक यौगिक का एग्जांपल ले लिया। इसकी अगर संरचना हम बनाएं तो इसकी संरचना ऐसी बन जाएगी। ये Fe केंद्रीय धातु परमाणु है और ये 6 इसके लिगेंड हो जाएंगे, एक CN, दूसरा CN, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 इसका हो जाएगा और ये 4K हो जाएगा और इस पे 4 माइनस। चलिए जी, ये इसका संरचना बन गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये तो हम जानते हैं ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है और ये सभी क्या है, लिगेंड है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ये लिगेंड क्या करते हैं, ये इसको क्या देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। ये जो लिगेंड है Fe को इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब किसके द्वारा देते हैं, ये सभी मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन को किसको देते हैं, ये जो लिगेंड है Fe को देते हैं।
इतना तो बेसिक बात है, पता है सबको। अब किस बंध के द्वारा देते हैं, तो उपसंयोजक बंध के द्वारा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बातें कहा गया, समझिएगा बात को। केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी बात हो रही है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, अच्छा रिक्त संकृत कक्षक, समझिएगा बात को। अच्छा मान लेते हैं हम इतना समझ गए, लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब दे रहे हैं। तो भैया क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके पास जो कक्षा है वो खाली है, रिक्त है, तभी तो ये दे रहे हैं ना। ये जो लिगेंड है ये Fe को दे रहे हैं क्योंकि इसके पास खाली है, तो ये तो लेगा ही। इसके ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके पास भरे हुए कक्षक है, इसके पास है, इसीलिए दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पास रिक्त कक्षक है। तो वही कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत जो कक्षक हैं वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षक, लिगेंड है इनका भरा हुआ कक्षक है, तो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मतलब मिलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सभी अतिव्यापन ही तो कर रहे हैं ना बंध के द्वारा। तो अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनता है, जिससे यहाँ पे एक क्या बनता है, ये जो बंध है इसे सिग्मा बंध कहते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। और इसी सिग्मा बंध को ही हम उपसंयोजक बंध भी कहते हैं। तो हमने बताया नहीं था कि ये इसे हम उपसंयोजक बंध भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसी को सिग्मा बंध भी कहते हैं। तो वही तो बात यहाँ पे कहा गया ना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक हैं वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है, और इसे ही हम उपसंयोजक बंध भी कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, अब देखिए अगला हमारा तीसरा इसमें जो पॉइंट्स आता है इसको समझिएगा। आप चाहें तो ये फिगर बनाना कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने समझाने के तौर पे बताया है। अगर आप चाहें तो समझने के यहाँ पे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सोचिए कि मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं तो दिल से यही चाहता हूँ केवल, ठीक है ना। अगला आता है, किसी केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है, जिससे की संभावना बहुत कम होती है। मतलब सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे इसको जस्ट उलाट कर यहाँ पे बोला गया है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक होते हैं, इसके रिक्त कक्षक होंगे तभी तो ये लिगेंडों से लेंगे ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, अब इसके भरे हुए कक्षक है तो लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ, लिगेंडों के रिक्त कक्षक यहाँ पे कह दिया गया है, लिगेंडों के रिक्त कक्षकों के साथ अति व्यापन करेगा, मिलेगा तो इससे पाई बंध बनेगा। क्या बंध बनेगा? पाई बंध बनेगा, ठीक है ना। परंतु इसकी संभावना क्या होती है? बहुत ही कम होती है ऐसा बनने का, ठीक है ना के बराबर संभावना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु का जो कक्षक है ना वो कभी भरा हुआ नहीं होगा, वो तो खाली ही होगा, रिक्त ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे तो भरा हुआ कह दिया। तो यदि अगर मान लेते हैं कि अगर इसकी कोई संभावना बनती है कि इसके रिक्त कक्षक हैं, तो उस समय पर जो बंध बनेगा उसे पाई बंध कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप इसके नीचे ये बना दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, कहाँ पर? तो आप बना सकते हैं इसके नीचे, ये दूसरा जो लिखा है ना इसके नीचे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। आगे बढ़े, चलिए पहले ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, चलिए जी, माइक खराब तो नहीं। चलिए अगला हमारा जो कह रहा है यहाँ पे छठा क्वेश्चन, अब समझिएगा ये थोड़ा सा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा सा, सॉरी ये तो 5 नंबर वाला है, ठीक है। इसके बाद 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं बताऊंगा। देखिए ये हमारा आता है उपसंयोजक यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत की क्रिस्टल सिद्धांत क्षेत्र को समझाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिस्टल सिद्धांत क्षेत्र कहे या क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत कहे, बात दोनों एक ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। 5 नंबर में ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लीजिएगा 3 हमने क्वेश्चन बताया है। एक कौन है? एक है बर्नर का सिद्धांत, ठीक है ना, बर्नर सिद्धांत बताया है।
दूसरा जो अभी हमने बताया संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है ना। और तीसरा हमने यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये जो 3 टॉपिक है ना 5 नंबर में पूछे जाते हैं और लगभग मैं कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% से लेकर 99% चांस है कि इसको हर बार पूछा जाता है और प्रत्येक सेट में इन तीनों में से एक तो पूछा ही जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इन तीनों को आपको तैयार करना है। 5 नंबर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है भैया। चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा आपको लिखा गया है ना, तो समझ में ऐसा थोड़ा आपको लग रहा होगा छोटा है, हमें इतना ही लिख देंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको लगेगा कैसे। अब क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है यह सिद्धांत हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कहा गया है यह सिद्धांत एच बंद, ठीक है ना, नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ये लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में वो मिस्टेक करती हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एच नहीं होगा, ये हाइड्रोजन बंद नहीं होगा, ठीक है, नाम ही हाइड्रोजन बंद दे दिया गया है। देखिए उनका वास्तव में नाम था ना, जैसे टाइपिंग मिस्टेक वो हो गया है, एच हमने लिखा था, ठीक है, तो वो समझ गए होंगे हाइड्रोजन। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत है, वो एच बैठे, HBATHE, तो एच बैठे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसको बथे भी कह सकते हैं, बैथे भी कह सकते हैं, अपने अनुसार आप बोल दीजिएगा। ये एच बैथे नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप बोल देंगे इसको, ठीक है ना। ये आप, मैं इसको काट दे रहा हूं। तो यह सिद्धांत एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। नीचे मैं यहां पे लिख दूं क्या, एच बैथे, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। तो यह सिद्धांत एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, समझ के। चलिए जी, अगला आता है इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या बातें बताई गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब पहला हमारा आता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। देखिए बात यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं समझाऊं। देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही है, थोड़ा सा समझिएगा। बिना समझे ना, ये सब डीप वाला है, मतलब समझने वाला। ये ऐसे टॉपिक नहीं है मैं इसको पढ़ लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझिएगा, ठीक है। एक हम उप संयोजक यौगिक लेते हैं, जैसे है K4FeCN का होल 6, ये एक उप संयोजक यौगिक ले लिया। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो ये जो Fe आपको दिखाई दे रहा है यही केंद्रीय धातु परमाणु है। तो याद रखेंगे, हमने अभी आपको बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक होते हैं और जो लिगेंड होते हैं वो भरे हुए कक्षक होते हैं। तो लिगेंड जो होते हैं भरा हुआ है, तो यही इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके रिक्त कक्षक होते हैं। तो इसके जो कक्षक होते हैं ना, Fe का जो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसके एक होता है रिक्त D जो कक्षक होता है, रिक्त D कक्षक जो होता है ना, वो दो प्रकार के असमान कक्षकों में टूट जाएगा। जो D कक्षक है, ये D कक्षक समान ऊर्जा वाला है, तो ये असमान ऊर्जाओं वाले 2 कक्षकों में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं। जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, जब ये लिगेंड के संपर्क में आएंगे, लिगेंड से अति व्यापन करेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, वो डी कक्षक होते हैं असमान ऊर्जाओं वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जो डी कक्षक होते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। डी जो कक्षक है, डी कक्षक कितने होते हैं जी, डी कक्षकों की संख्या टोटल 5 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए यहाँ पे ये कहा गया है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी जो कक्षक है, जब वो लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त डी कक्षक होते हैं वो अति व्यापन हो जाते हैं।
मतलब यहाँ पे ये कहा गया, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं। ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड के संपर्क में आएंगे, तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक जो हैं, ये रिक्त जो डी कक्षक है जिसमें 5 होते हैं इसके, तो ये रिक्त जो डी कक्षक है ये दो अलग अलग ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाएगा। जैसे ये 5 है ना, तो ऐसे टूट जाएगा। इधर मान लेते हैं 2 में टूट गया, इधर मान लेते हैं 3 कक्षक, तो देख रहे हैं, तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो देख रहे हैं इसकी ऊर्जा अलग होगी ना। मान लेते इसके 2 कक्षक है तो इसकी ऊर्जा कुछ अलग ही होगी, इसके 3 कक्षक है तो इसकी भी ऊर्जा कुछ अलग होगी। तो यही बात है जी। तो ये बातें आप समझ में आ गई होगी। केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, अब इसकी तो ऊर्जा समान थी, केंद्रीय धातु परमाणु की जो डी कक्षक है उसकी ऊर्जा तो पहले समान थी, परंतु समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं वो असमान ऊर्जाओं वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। अब इसकी ऊर्जा है इन दोनों की अलग अलग हो गई, असमान है, तो असमान ऊर्जाओं वाले 2 कक्षकों में टूट जाते हैं। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे बताई गई। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो बातें बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि किताब में आपको दिया है कि ऐसे आप बता दीजिएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे भी आप समझें, आप फोकस दिमाग पे रखें कि भैया ऐसी हो रही है, ठीक है ना। ऐसे आपको फिगर जो इंपॉर्टेंट होता है वही आपको बुक में देता है, ठीक है ना। ये फिगर आपको बनाना नहीं है, ये तो मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि ये लाइन आपको रटनी ना पड़े। बात आप समझ रहे हैं ना, तो ये बातें हैं, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया, डी कक्षकों का यह विभाजन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है डी कक्षक जो है वो विभाजन हो रहे थे, ठीक है ना। तो विभाजन जो हो रहे हैं वो जो संकुल होते हैं उनकी ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। संकुल मतलब जो यौगिक है ना, ये जो K4Fe का होल 6 है, तो इसकी जो जितनी ज्यामिति है ना इस पर निर्भर करता है। किसका? डी कक्षकों का विभाजन। तो वही कहा जा रहा है डी कक्षकों का जो विभाजन है वो जो संकुलों के जो ज्यामिति है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये बातें हैं। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है डी कक्षकों का यह विभाजन जिन 2 कक्षकों में होता है। अब मान लेते हैं डी कक्षक है, ठीक है ना, तो 5 यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 5 है, तो डी कक्षकों का ये क्या है? डी कक्षक है, डी कक्षक है। तो डी कक्षकों का जो क्या होता है, यहाँ पे कहा गया डी कक्षकों का यह विभाजन जिन 2 कक्षकों में होता है। डी कक्षकों का मान लेते हैं यहाँ पे विभाजन हो गया है, यहाँ पे ऊपर 2 हो गया, यहाँ पे नीचे 3 हो गया है। तो डी कक्षकों का जो ये 2 विभाजन हो रहा है, तो वही कहा जा रहा है डी कक्षकों का यह विभाजन जिन 2 कक्षाओं में होता है उसे T2G और EG कक्षक होते हैं। मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं? T2G और EG कक्षक कहते हैं। अब देखिए किसे T2G और E कक्षक कहते हैं, तो ये D समान ऊर्जा वाले जो D कक्षक हैं वो असमान ऊर्जाओं वाले 2 कक्षकों में टूटे हैं। तो इसको देखिए, एक को T2G एक को EG कहते हैं। 2 कक्षक है तो इसको हम EG कक्षक कहेंगे। जो 2 कक्षक है ना तो इसको हम EG से प्रदर्शित करेंगे, और ये जो 3 कक्षक हैं इसको हम T2G से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यही कहा गया है उन्हें T2G और EG कक्षक कहते हैं, ठीक है ना, या होते हैं कह दीजिएगा। तथा इनके बीच का ऊर्जा अंतर 10dQ होता है। और इन दोनों कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो कितना होता है? इन दोनों कक्षकों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो 10dQ होता है, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे। और यदि आपको ना पता है कि इन दोनों कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर 10dQ है तो आप ओनली डेल लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं इन ऊर्जा अंतर को ही क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और ये जो ऊर्जा अंतर है ना 10dQ, इसी को हम क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो यही बात कहा गया है कि डी कक्षकों का मतलब डी कक्षकों का यह विभाजन जिन 2 कक्षकों के बीच होता है, ठीक है ना, उन्हें T2G और EG से प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों कक्षकों के बीच की
ऊर्जा अंतर 10 dQ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। यही बात हमने यहाँ से बोल दिया है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। फिगर बनाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है, बनाना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। केवल ये जैसे लिखा गया है ऐसे ही आप किताब में भी या अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे, ठीक है ना। अगला आता है डी कक्षकों का यह विपाटन, विपाटन मतलब विभाजन, ठीक है, निम्न 2 प्रकार से होते हैं। मतलब ये जो डी कक्षकों का ये जो विभाजन है निम्न 2 प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो यही कहा जा रहा है डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन से है, तो एक है अष्टफलकीय संकुल क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन और एक है चतुष्फलकीय संकुल क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां से आपकी फिगर बनाने की आवश्यकता अब स्टार्ट हो रही है। अब मैं बताऊंगा तो अब यही आपको बनाना है फिगर भैया। चलिए जी, इसको मैं अब इरेज कर दिया। अब इस दोनों में फिगर ही आपको बनाना है। कह रहा है डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है तो समझिएगा। पहले होता है अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। तो अष्टफलकीय के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए, हम जानते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु है तो उसमें क्या होते हैं, उसके रिक्त डी कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक होते हैं। तो जो डी कक्षक है मैं यहाँ पे बना दूं, चलिए। तो डी जो कक्षक है, डी कक्षक, ये जो डी कक्षक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 5, ये समान ऊर्जा वाले, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ठीक है ना। तो ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। तो कैसे होगा तो समझिएगा। तो ये सिंपल सा ये क्या होगा, ये सबसे पहली बात यहाँ पे डैश डैश हम दे देंगे इस तरीके से, और ये 2 प्रकार से टूट जाएगा। कैसे टूटेगा तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, यहीं पे हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, ठीक है। अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, तो यहाँ पे 2 समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक हैं वो 2 असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। तो यही जो कह रहा है डी कक्षकों का जो विपाटन है, ठीक है ना, वो 2 क्या होता है, निम्न 2 प्रकार से होते हैं, निम्न 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा। तो ये 2 प्रकार से टूट गए ना, 1 2 1 3, ये 5 थे, 2 ऊपर 3 नीचे, 5 है ना, ऐसे ही है। अब एक को हम जानते हैं, अभी इसमें बताया गया है, तो एक को ये जिसमें 2 कक्षक होते हैं इसे हम EG से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको अब याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसकी 2 कक्षक होते हैं इसे हम EG से प्रदर्शित करते हैं, और जिसकी 3 कक्षक होते हैं उसे T2G से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने यहाँ पे बताया था T2G और EG से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक और बात बताया था कि याद रखेंगे इसको D, ये वाली कक्षक को dx², क्या हो गया भैया, काम नहीं कर रहा है कहीं, ठीक है, ठीक, समझिएगा। इसको याद रखेंगे, ये जो कक्षक है इसको हम dx² y² से प्रदर्शित करते हैं, और इसको ये वाली कक्षक को dz² से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला जो T2G है इसको, तो इसको याद रखेंगे dxy से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले को dyz से प्रदर्शित करते हैं, और इस वाले अंतिम वाले को dzx से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है ना, इतना बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात पता चल गया इन दोनों कक्षकों का ऊर्जा अंतर है वो 10 DQ है, या ना पता हो तो ओनली डेल आप लिख देंगे। और एक और बात याद रखेंगे, ये जो दो कक्षक है ना, इसकी ओनली ऊर्जा क्या कितनी होती है, तो इसकी ऊर्जा 6 DQ होती है। और ये जो 3 कक्षक है इसकी जो ऊर्जा है ना वो कितना होता है, 4 DQ होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं तो याद रखेंगे आपको कुछ नहीं करना है। अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन है, उसमें आपको चुपचाप यहाँ से लेकर ये पूरा, ये आप इतना लिखकर फिर से इसके नीचे ये टोटल चीज ऐसे ही आप सेम टू सेम इसके बीच में यहाँ पे आप लिखेंगे, बना देंगे ये फिगर। ठीक है ना, ये काम आपका हो जाएगा। इसमें कुछ लिखना नहीं है, जितना लिखना है ये ऊपर ही है। उसके बाद ये फिगर आपको बना देनी है। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से ये जो बातें हैं समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए ना। अच्छा, ये आपको याद रखना है असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक है, और ये है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक। तो ये फिगर आप बना लेंगे, मैं आशा करता हूं इतना आप कर देंगे। अगला आता है चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। अब जस्ट इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, इसमें जस्ट जैसे ये बनाया गया है इसके अपोजिट इसमें बनता है। सॉरी, कैसे बनता है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, इसमें भी ऐसे ही आपको फिगर बना लेने हैं। गला सूख गया है, देखिए ये 5 कक्षक हैं, ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इतना समझ रहे हैं ना। समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक हैं ये 2 प्रकार से ये टूट जाते हैं। इस प्रकार ये जब इनका विपाटन होगा तो ये भी 2 प्रकार से टूटेंगे। एक किसमें, तो ऊपर वाला अब हम यहाँ पे बनाएंगे ये 3 हो जाएगा, और नीचे वाला जो बनाएंगे अब ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऊपर पहले 2 था, नीचे 3 था, अब इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें भी सिंपल सा है। सबसे पहली बात, इसका ऊर्जा का अंतर जो होता है वो 10 DQ हो जाएगा। ठीक है ना, अब 3 वाला था तो देखिए 3 वाले की ऊर्जा कितनी थी, 4 था ना, तो इसका भी 4 DQ कर देंगे। और 2 वाले की 6 थी ऊर्जा, तो 6 DQ इसमें लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको आप याद रखेंगे कि इसको याद रखेंगे, ये 3 जो कक्षक थी इसे T2G से प्रदर्शित करते थे, और जो 2 कक्षक है इसको EG से प्रदर्शित करते थे, इतना पता ही है। 3 कक्षक है तो इस वाले को किससे, DXY, तो इसको DXY से प्रदर्शित, इसको DYZ से प्रदर्शित, इसको DZX से प्रदर्शित करते थे। उसी प्रकार इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको DX2Y2 से, इसको DZ2 से। तो नीचे जगह नहीं है तो ये आप समझ गए हैं। तो सेम टू सेम बस इसको ऊपर कर देना है, नीचे वाले को ऊपर इस तरीके से करके अपोजिट करके केवल लिख देना है, फिगर आपको बना लेना है। यही है आपका क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, जिसको हमने आसान शब्दों में यहाँ पे बताने का, छोटी छोटी पॉइंट्स को बताने का प्रयास किया है। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिन जानते हैं, मैं अभी आपको पता नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि आपको बहुत तेज़ी से फास्ट पढ़ाया जाए। इसका मेन रीज़न ये है ना कि अभी कल मेरे पास एक टीचर हैं जिनका फ़ोन आया था, उनसे बात हुआ। ठीक है, बहुत ही मतलब मैं तो अभी बहुत ही छोटा सा एक मेरा यूट्यूब चैनल है अदरवाइज, और मतलब वो बहुत ही बड़े टीचर थे। ठीक है ना, अदरवाइज टीचर कोई भी बड़े या छोटे नहीं होते हैं, बट फिर भी वो मतलब उनके फॉलोअर हैं या देखें या सब्सक्राइबर देखें या स्टूडेंट जितने उनसे पढ़ते हैं उतना मेरे नहीं है। ठीक है ना, वो बहुत ही आगे हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया था, बात हुआ, बहुत ही अच्छे से बात हुआ उनसे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा कुछ पूछने के लिए अदरवाइज मैसेज किए थे। ठीक है ना, तो उनसे मैंने बताया, थंबनेल के बारे में था, कुछ अदर एक और चीज़ भी थी। ठीक है ना, तो उस पर बात हुआ। उसके बाद वो बता रहे थे मुझे कि जानते हैं सर, आप क्या कीजिए, आप में थोड़ा सा वो है
कि आप बहुत ही स्लो बताते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप तेज़ी से बताइए, तेज़ी से पढ़ाते हुए चलिए आगे। तो मैं हमेशा से हमें पहले ही कह देता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी बातों को बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट है मेरे जो मुझ पर भरोसा किए हुए हैं, उनको एक भी पॉइंट्स मतलब उनको दिक्कत हो। ऑफलाइन होता तो पूछ भी लेते, ऑनलाइन है तो कैसे पूछेंगे आप, ठीक है ना, कमेंट में कितना आपसे आप पूछ पाएंगे, कितना हम आपको बता पाएंगे। तो इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज फिर भी जितना हो पाता है उतना आप सपोर्ट करते भी हैं। जो नहीं करते हैं ना उनसे रिक्वेस्ट भी है कि सपोर्ट कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है ना कि थोड़ा सा दिल में दुख लगता है। जैसे सर ने कहा, ठीक है, फ़ोन किए थे तो वो कह रहे थे कि थोड़ा तेज़ी से पढ़ाइए। अभी मैं तेज़ी से पढ़ाने लगूँ, मान लेते हैं तेज़ी से पढ़ाऊँ, रोज़ाना 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो लाऊँ, ठीक है, तो वो मतलब ठीक मुझे नहीं लगता है, ठीक है, मुझे संतुष्टि दिल से नहीं होगी। तो चलिए कोई नहीं, जितना आप कर रहे हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया आप सभी को कि जितने इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। आगे मुझे आशा है कि आप और भी प्यार देंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं सपोर्ट के लिए? सपोर्ट के लिए आपको पता ही है कि आप अपने स्कूल में जितने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। उनसे कह सकते हैं कि आप भी यहाँ से पढ़ाई करें, यहाँ पर रट कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है, ठीक है ना। और आपको चैप्टर वाइज सभी हम 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट का, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को हो, हिंदी को हो, इंग्लिश की हो, ये सब तो प्रोवाइड हम कर ही रहे हैं ना। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका सिलेबस तो 99% कंप्लीट हो गया है। लगभग फिजिक्स का अंतिम चैप्टर का 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट कराने के बाद आपकी फिजिक्स कंप्लीट। अब केमिस्ट्री में तो लगभग पूरा आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट करा ही दिया है। हिंदी इंग्लिश का आपको पता ही है, हिंदी का 25 सीरीज चल ही रहा है। अब जो इंग्लिश है ना उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं। आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, ये सब कुछ तो हमने करा ही दिया है पहले ही, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दिन मेरे भी फॉलोवर उतने होंगे, आगे बढ़ेंगे हम भी, ठीक है। हम सब मेहनत करेंगे, सपोर्ट कीजिएगा आप भी, होंगे, ठीक है ना। बट ये है कि अगर आपको सच में लगता है ना कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही स्लो पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा तेज़ पढ़ाऊँ, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा फास्ट बताने का, पर फास्ट बताने पर मुझे असंतुष्टि होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है मुझे, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि उपसंयोजक यौगिकों में समन्वयता को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। जो समन्वयता है इसको हमें परिभाषित करना है। मतलब समन्वयता का परिभाषा क्या होता है तो समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, ठीक है ना, मतलब जब ये एक यौगिक है, एक ये यौगिक है, ठीक है ना, ये एक यौगिक है, एक ये यौगिक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, इन दोनों का अणुसूत्र जो होता है वो अणुसूत्र वो क्या हो, अणुसूत्र समान हो, इक्वल हो। तो वही कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो तथा उनके गुण अलग अलग होते हैं, पर अणुसूत्र देखने में तो वो सभी समान होंगे, परंतु उनका क्या होगा, उनका जो गुण होगा वो अलग अलग होगा। उनका जो गुण होगा ना, प्रॉपर्टीज होगा वो अलग अलग होगा, उनका गुण होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे की समन्वयता कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक एक दूसरे को ही समन्वयता कहते हैं और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, समन्वयता कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, वही बात कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो परंतु गुणधर्म अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे को समन्वयता कहते हैं तथा इस संपूर्ण घटना को ही हम समन्वयता कहलाती है। यह संपूर्ण घटना समन्वयता कहलाती है और इसके लिए ये समन्वयता, इसके लिए ये समन्वयता हो जाएगी, ठीक है ना। 1-2 बार पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई ज़्यादा हार्ड वाली टॉपिक नहीं है। चलिए ये शॉर्टकट तरीके से मैंने ऐसे बता दिया है याद करने के लिए। 2 नंबर का है, ठीक है ना। अगला आता है प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर बताइए, ठीक है ना। अब द्विक लवण क्या होते हैं समझिएगा, मतलब ऐसे यौगिक, ठीक है ना, यहाँ पे यौगिक होगा
तो ऐसे यौगिक जो विलयनों में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात जो विलयनों में सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई भी यौगिक जिसे हम जल में घोलेंगे ना, तो वो जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यौगिक कोई जल में घुलने का मतलब है जल में आयनित हो जाता है। जल मतलब विलयन, तो विलयन में वो आयनित हो जाएगा। ऐसे यौगिक जो विलयनों में आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैसे लवण को ही हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो विलयनों में अपनी पहचान खो देते हैं, जब टूट जाएंगे तो पहचान खो ही नहीं देंगे जी, तो पहचान खो देते हैं, अर्थात कहने का मतलब है विलयनों में सरल आयनों में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला आता है संकुल यौगिक, या हम कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो इसका मतलब क्या है, वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान या अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात कहने का मतलब है जो जलीय विलयन में साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उसे संकुल यौगिक, जटिल आयन या उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, संकुल यौगिक भी, उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे K4FeCN6, ये एक उपसंयोजक यौगिक है। इसको अगर हम जल में घोलेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं जल में, ठीक है ना, इसलिए इसे बड़ा कोष्टक में भी लिखा गया है। तो यही बात कहा गया है कि ऐसे यौगिक जो विलयनों में अपना अस्तित्व खोते नहीं है, टूटते नहीं है, आयनित नहीं होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को संकुल आयन या जटिल आयन या उपसंयोजक यौगिक कहते हैं या संकुल यौगिक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आसानी से आ गई होंगी। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।